Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है वेबर की सामाजिक क्रिया। वेबर महोदय ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, उनमें से एक है सामाजिक क्रिया। आज हम लोग जानेंगे सामाजिक क्रिया के बारे में, वो क्या कहते हैं, सामाजिक क्रिया कितने प्रकार की होती है इत्यादि। इन सब बातों को आज हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जब समाजशास्त्र की स्थापना हो रही थी, समाजशास्त्र की जब स्थापना हो रही थी तो उस समय समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र की प्रकृति इत्यादि इन सब बातों पे मंथन चल रहा था। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हो, विषय वस्तु क्या बनाया जाए, विषय वस्तु क्या बनाया जाए, इसकी प्रकृति कैसी हो, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन चल रहा था। इसी पर वेबर महोदय ने इस परिभाषा में उन्होंने कहा, क्या कहा कि सामाजिक क्रिया को जानना ही या सामाजिक क्रिया का अध्ययन ही क्या है, समाजशास्त्र है। उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा में क्या कहा, सामाजिक क्रिया का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। अर्थात हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रिया का ही अध्ययन करना चाहिए। परिभाषा पे वीडियो बना हुआ है, जब वहां आप वीडियो देखेंगे परिभाषा पे तो आपको ये खुद ब खुद वहां क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए विषय वस्तु में, इसके पहले हम लोगों ने विषय वस्तु में भी पढ़ा था। मैंने वहां दो बातें की थी कि विषय वस्तु को दो नजरिए से देखते हैं, दो दृष्टिकोण से, समन्वयात्मक और विशिष्टात्मक। तो विशिष्टात्मक में वेबर महोदय का नाम आता है। उसमें क्या फॉर्मूला था, बीटा बेविसी बुरापा वर्गे, ये फॉर्मूला था। यहाँ देखिए बे आगे वेबर महोदय आ जाते हैं। तो इस तरह से समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की विषय वस्तु इत्यादि के अध्ययन में वेबर महोदय का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और वो मुख्य रूप से समाजशास्त्र में कहते हैं कि सामाजिक क्रिया का अध्ययन ही क्या है, समाजशास्त्र है। हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रिया को ही समझना चाहिए। चलिए अब वेबर के अनुसार हम लोग जाने कि सामाजिक क्रिया क्या होती है। सबसे पहले तो देखिए क्रिया को इन्होंने दो प्रकार से बताया है। क्रिया देखें तो दो क्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं, एक होती है सामाजिक, दूसरी क्रिया होती है व्यक्तिगत। दूसरी क्रिया व्यक्तिगत, अर्थात क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है सामाजिक और दूसरी होती है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में क्या होती है, जब व्यक्ति कोई भी गतिविधि कर रहा है तो वो क्या हो गए, जो उसके सिर्फ स्वयं से जुड़ा हुआ हो उसका अर्थ, तो वो क्या है, व्यक्तिगत क्रिया कही जाती है। इसमें गतिविधि, जैसे इस एग्जाम्पल हम ले लें कि कैसे अगर कोई अकेले में भजन करता है, अकेले में भजन करता है तो ये क्या है, वो अकेले में है, किसी के साथ उसका कोई अंतःक्रिया नहीं हो रही है। तो इसलिए इस क्रिया को क्या कहेंगे, ये गतिविधि कही जाती है जो कि व्यक्तिगत क्रिया के अंतर्गत आती है, इसलिए यह सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। अब यहाँ देखिए दूसरी आती है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया में हम लोगों ने, इसके पहले मैंने परिभाषा में भी क्लियर किया, बहुत जगह क्लियर किया है कि सामाजिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे कोई व्यक्ति है और प्लस व्यक्ति, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, दोनों इन लोगों के बीच में क्या होती है, अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है। और इन अंतःक्रिया के आधार पे सामाजिक संबंध बनते हैं, सामाजिक संबंध बनते हैं और सामाजिक संबंध के आधार पे समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ हम लोगों ने यह अंतःक्रिया जो देखी, अर्थात व्यक्ति या दो से अधिक जब व्यक्ति होते हैं उनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है, जो क्रिया होती है, उसे ही इन्होंने सामाजिक क्रिया का नाम दिया है। जैसे अगर कोई पूजा हो रही है तो उसमें अगर पुरोहित के द्वारा हवन करवाना क्या है, जब कोई पूजा में हवन करने बैठता है तो पुरोहित होगा, जजमान होंगे, और जैसा जैसा पुरोहित कहेगा वैसा वैसा जजमान करेंगे। अर्थात इन दोनों में
एक्शन रिएक्शन हो रहा है, ये इनकी क्रिया क्या है, एक दूसरे को प्रभावित कर रही है, इनकी क्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कार्य कारण से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। तो अब हम लोगों ने देखा कि क्रिया और सामाजिक क्रिया में क्या अंतर है, तो हमें इसका अध्ययन करना है। वेबर के अनुसार कहते हैं कि इस क्रिया का हमें अध्ययन करना चाहिए, यही समाजशास्त्र है। ये क्रिया कोई समाजशास्त्र से संबंधित नहीं है, यह व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत गतिविधि है, लेकिन इस क्रिया के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो वही समाजशास्त्र का मूल विषय वस्तु होना चाहिए। मूल इसकी क्या है, सामाजिक क्रिया को जानना ही समाजशास्त्र है। तो चलिए अब और आगे देखें सामाजिक क्रिया की परिभाषा क्या। अब हम लोग यहाँ देखते हैं सामाजिक क्रिया की परिभाषा। इसके पहले हम लोग ने गतिविधि और सामाजिक क्रिया में अंतर देखा था। गतिविधि क्या है, जो व्यक्तिगत कार्य होते हैं, जो व्यक्ति अकेले करता है, जिससे समाज से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है जिसमें, तो वो क्या है, उसे हम गतिविधि कहते हैं। और सामाजिक क्रिया जब उसे कहते हैं जब व्यक्तियों से संपर्क होता है, व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया होती है, अर्थात व्यक्ति का समाज के साथ जब अंतःक्रिया होता है तो वही सामाजिक क्रिया कहलाता है। तो इसके क्रम में अब यहाँ हम लोग परिभाषा देखते हैं। परिभाषा के क्या कहता है कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है, हर क्रिया क्या है, सामाजिक क्रिया नहीं है, उस क्रिया को सिर्फ हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। किसे, जब क्रिया को करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुरूप उसकी गतिविधि निर्धारित हो। तो ये यहाँ क्या कह रहा है कि जो क्रिया, जो व्यक्ति या व्यक्तियों, बहुत सारे जो व्यक्ति हैं या जो कोई व्यक्ति है क्रिया करता है, उस क्रिया का अर्थ क्या है, उसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, उस व्यक्ति ने उस क्रिया को करते समय क्या अर्थ लगाया और उसके कारण जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित होता है। या जैसे हम कहते हैं कि सामाजिक क्रिया क्या है, जब अंतःक्रिया होती है व्यक्तियों के बीच में तो वो क्या है, प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को खुद प्रभावित होते हैं और दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन इस प्रभावित करने में व्यक्ति का जो क्रिया कर रहा है उसका क्या अर्थ लगाता है, उस क्रिया का हमें उसका अध्ययन करना है, अर्थात उसी के अनुरूप उसकी गतिविधि निर्धारित होती है। जैसा वो क्रिया जिस सोच के साथ, जिस अर्थ के साथ, जो अपना वो अर्थ लगा के जो क्रिया करता है उसके अनुरूप जो क्रिया करेगा, उसके अनुरूप जो समाज में जो व्यवहार करेगा, जो गतिविधि होगी, उसे ही हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। अर्थात यहाँ क्या यहाँ बताते हैं कि व्यवहार जो है, अर्थात कोई क्रिया है और कर्ता उसके द्वारा क्या अर्थ लगा रहा है, समाज में जो क्रिया कर रहा है, जो सामाजिक क्रिया कर रहा है, उसको हमें क्या करना है, किसको सामाजिक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। वेबर के अनुसार कहते हैं कि जो गतिविधि है, अर्थात व्यक्ति की जो क्रिया है, कर्ता की जो क्रिया है, वो क्या है, उस क्रिया और कर्ता के द्वारा जो अर्थ दिया जाता है उस क्रिया के लिए, उसे ही हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। चलिए, वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को विकसित करता है। अर्थात वेबर के अनुसार समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र में वो विज्ञान है जिसमें सामाजिक क्रिया का ही अध्ययन करने को कहते हैं। और सामाजिक क्रिया के अंतर्गत हमें क्या जानना है कि सामाजिक क्रिया को कैसे जानेंगे, तो वो कहते हैं निर्वचनात्मक समझ के माध्यम से हमें जानना है। अर्थात कोई भी जो गतिविधि है, जो क्रिया है, कर्ता द्वारा जो किया जाता है, उसमें कर्ता का क्या अर्थ लगाता है उसकी हमें व्याख्या करनी है, जिसके बाद व्याख्या करनी है और उन व्याख्या के बीच जो वह क्रिया करता है और क्रियाओं से अन्य क्रियाओं के साथ उसका क्या कार्य कारण संबंध है, इसको ज्ञात करना ही समाजशास्त्र का अंतर्गत सामाजिक क्रिया का कार्य है और यही समाजशास्त्र का कार्य है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रिया क्या है। अब देखें, सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को वेबर ने जर्मन शब्दावली में वर्स्टहेन कहा है। वर्स्टहेन कहते हैं, अब आप लोग एग्जामिनेशन में पूछता भी है कि सामाजिक क्रिया या क्या किसे कहते हैं, या फिर वर्स्टहेन किसने दिया ये शब्द, वर्स्टहेन का मतलब क्या होता है, इस तरह से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, वर्स्टहेन किसको कहते हैं, निर्वचनात्मक समझ को ये वर्स्टहेन कहते हैं। वर्स्टहेन पद्धति में घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से तथा अर्थपूर्ण व्याख्या द्वारा समझने पर बल दिया जाता है। देखिए ये लाइन, निर्वचनात्मक समझ में क्या है, पद्धति में घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से, अर्थात कर्ता जो क्रिया कर रहा है उसको तर्क होनी चाहिए और अर्थपूर्ण व्याख्या, कर्ता के द्वारा उसे क्या अर्थ लगाया जा रहा है
उसको समझने पर बल दिया जाता है। यही सामाजिक क्रिया, वेबर की सामाजिक क्रिया है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें किस चीज का अध्ययन करना है, सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना, और सामाजिक क्रिया कैसे हम जानेंगे कि वो सामाजिक क्रिया है। तो अर्थात क्या है, वर्षहीन पद्धति में घटनाओं को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण व्याख्या द्वारा समझने पर बल दिया जाता है। वेबर सामाजिक क्रिया के निर्वचन पर बल देते हैं, इसलिए इनके समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक समाजशास्त्र भी कहते हैं। यहाँ आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं। सामाजिक क्रिया को अब यहाँ थोड़ा और डिटेल से हम लोग समझते हैं। चलिए मैं एक कहानी भी सुनाती हूँ जिसमें सामाजिक क्रिया के बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक घटना है, एक समय की बात है। दो निकम्मे थे, कोई कार्य नहीं करते थे, तो इसलिए उनको बॉर्डर पे लगा दिया गया कि वो बॉर्डर पे रहेंगे तो कुछ तो करेंगे। जब बाहरी आक्रमण हुआ, वो डर के मारे भागने लगे और चिल्लाने लगे, गोली 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 चिल्लाने लगे। लेकिन उस समय जो आसपास के लोग थे और बाकी जो अन्य सिपाही थे, वो लोग समझे कि क्या ये गोली गोली कर रहा है, अर्थात इसका मतलब बाहरी आक्रमण हो गया है, और वो लोग सभी चौकन्ने हो गए और युद्ध हुआ। तो इस तरह से जो युद्ध समाप्त होने के बाद उन दोनों को पुरस्कृत किया गया कि इन्होंने लोगों को आगाह किया कि बाहरी आक्रमण हुआ है। लेकिन अगर इस क्रिया को यही वेबर कहते हैं कि इसे हम कैसे कहें कि ये सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ सामाजिक क्रिया को एक्सप्लेन करने का जो ढंग है, एक्सप्लेन जो हमने किया वो क्या है, उसका अर्थ गलत निकला। उसने कहा गोली गोली चिल्लाया, वहां उसने क्रिया की, लेकिन उसका अर्थ क्या निकला कि लोगों ने समझा कि बाहरी आक्रमण से यह हमें सचेत कर रहा है। तो ये क्या है, इसका अर्थ कुछ और निकल गया। लेकिन वो जो करता था उसने जो क्रिया की, अर्थात उन दो निकम्मों ने जो क्रिया की कि गोली गोली डर के वो भाग रहे थे, तो उस क्रिया का अर्थ वहां कुछ और था, क्योंकि वो डर के वहां से भाग रहे थे तो वो क्रिया में उनका डर था। अर्थात जो अर्थ समाज द्वारा लगाया गया वो उनके द्वारा जो अर्थ लगाया गया था उससे बहुत भिन्न था। इसी चीज को कहते हैं वेबर महोदय कि सामाजिक क्रिया को समझने के लिए क्या है, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को भी समझना आवश्यक है। अर्थात जो कर्ता जो अपना अर्थ लगाता है उसके अर्थ को जानना चाहिए, उस अर्थ की हमें व्याख्या करना है। वही सामाजिक क्रिया का असली अर्थ और मूल अर्थ कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष से जो दिखने वाली बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसका हम मूल अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। वह क्रिया का कार्य कारण संबंध जो हम देखते हैं, जरूरी नहीं कि वैसा ही उसका वो अर्थ निकले। इसलिए हमें किसी भी सामाजिक क्रिया को जानने के लिए उसके जो कर्ता का जो अर्थ है, कर्ता का जो व्यक्तिनिष्ठ अर्थ है, उसे हमें जानना आवश्यक है, तभी हम सामाजिक क्रिया को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को समझने के लिए क्या कहते हैं, निर्वचनात्मक विधि को अपनाना पड़ेगा। अर्थात हमें कर्ता द्वारा जो क्या अर्थ लगाता है, उसका क्या उद्देश्य है, वो क्यों कर रहा है, कार्य कारण संबंधों को जानना, अर्थात कर्ता की जगह पे खुद को रखकर इस क्रिया के बारे में जानना, सामाजिक क्रिया के बारे में जानना निर्वचनात्मक विधि कहलाता है। तो क्रिया की व्याख्या यहाँ क्या है, दो तरीके से की जा सकती है। एक है प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और दूसरा है निर्वचनात्मक विधि। प्रत्यक्ष अवलोकन विधि अर्थात जो लोगों ने देखा या क्रिया को हम जो देखते हैं उसके द्वारा जो अर्थ लगाया जाता है उसे हम प्रत्यक्ष अवलोकन विधि कहते हैं। अर्थात क्रिया को अवलोकन के द्वारा उसका अर्थ लगाते हैं। अर्थात यहाँ क्या करें कि अवलोकन के माध्यम से हम क्रिया का अर्थ लगाते हैं या उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कोई संघर्ष हो रहा है, कोई विजय हो रही है, कोई जीतता है, कोई हार रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, तो ये क्या है, हम उसे प्रत्यक्ष देखकर हम उसके क्रिया का अर्थ लगा सकते हैं। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि से भी क्रिया की व्याख्या की जा सकती है। लेकिन सामाजिक क्रिया को क्या है, निर्वचनात्मक विधि से हमें समझना है। यहाँ देखेंगे निर्वचनात्मक विधि, कुछ क्रियाएं तो ऐसी हैं जिन्हें हम देखकर समझ सकते हैं, उसका अर्थ लगा सकते हैं, उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम प्रत्यक्ष अवलोकन से उसको नहीं समझ सकते, प्रत्यक्ष अवलोकन से उसका हम अर्थ नहीं निकाल सकते। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें क्या है, इसके लिए निर्वचनात्मक विधि को अपनाना चाहिए। अर्थात हम जब भी किसी भी क्रिया की व्याख्या करें तो हमें ये जानने का प्रयास करना है कि वह क्रिया क्यों हो रही है, वह क्रिया क्यों हो रही है। हमें जानना है निर्वचनात्मक विधि के अनुसार उस क्रिया का उद्देश्य क्या है,
किस उद्देश्य से वह क्रिया की जा रही है। जब हम किसी मानव की क्रिया की बात करते हैं, अर्थात जब किसी कर्ता की बात करते हैं, तो जब हम किसी कर्ता की बात करते हैं तो हमें कर्ता से संबंधित, अर्थात कर्ता के जो जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, उसके अंतर्गत उसकी परिस्थिति, उसके विश्वास, प्रतिमान, मूल्यों इत्यादि को भी हमें समझना चाहिए। अर्थात उस क्रिया को समझने के लिए मनुष्य कर्ता के सामाजिक जीवन को हमें समझना पड़ेगा। उस क्रिया को समझने के लिए हमें वह क्रिया क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से उस क्रिया को किया जा रहा है, वह क्यों किया जा रहा है, इसके आधार पे हमें कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करनी होती है। कार्य कारण संबंधों को जानेंगे, अर्थात सामाजिक कर्ता जो कर्ता है उसके सामाजिक जीवन का क्या प्रभाव पड़ता है, वह क्यों ऐसी क्रिया कर रहा है, इसके लिए अर्थात उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अन्य क्रियाओं पर, कार्य कारण संबंधों को भी जानना है, वो उसके उद्देश्य क्या है, वह क्यों किया जा रहा है, ये सारी चीजें का हमें ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कि कोई छात्र है, पढ़ाई में मेहनत करता है, अगर हम सीधा देखें, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि से देखेंगे तो ये क्या है, इसमें क्रिया की जो व्याख्या होगी क्या है, पढ़ाई कर रहा है तो क्या व्याख्या है कि वो मन लगा के पढ़ रहा है, बहुत मेहनत से पढ़ रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि हमें इस क्रिया को कैसे जानेंगे, इस क्रिया का उद्देश्य क्या है, उसकी जो कर्ता है उसकी परिस्थिति, उसके प्रतिमान, विश्वास, मूल्य क्या है, उसके उस क्रिया से कार्य कारण संबंधों को मालूम करना है। यही मालूम करना ही क्या है, सामाजिक क्रिया का उद्देश्य है। और वो कैसे करते हैं, निर्वचनात्मक विधि से। और निर्वचनात्मक विधि का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कार्य कारण संबंधों को जानना है, कर्ता के द्वारा जो अर्थ लगाया गया उसको जानना है, इसे ही ये निर्वचनात्मक विधि कहते हैं। तो इस तरह से कर्ता की व्याख्या किस विधि से करना है, निर्वचनात्मक विधि से करना है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर छात्र पढ़ाई कर रहा है तो यह एक क्रिया कर रहा है। अब उस क्रिया का उसके क्या अर्थ हो सकता है, ये क्या किस लिए पढ़ाई कर रहा है, कि इसकी प्रतिष्ठा बढ़े, अच्छी जगह इसकी विवाह हो, इसका जीविकोपार्जन हो सके। तो इस तरह से कई रीजंस हो सकते हैं, एक कार्य के कई कारण हो सकते हैं। कार्य कारण संबंधों को ढूंढना है, उस क्रिया के उद्देश्य को जानना है, जिसे ही वो किस माध्यम से, किस विधि के माध्यम से जानेंगे, निर्वचनात्मक विधि के माध्यम से जानेंगे, वष्टहीन विधि के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने कर्ता की व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं, अवलोकन से कर सकते हैं और निर्वचनात्मक विधि से कर सकते हैं। और निर्वचनात्मक विधि को आप लोगों ने समझ लिया कि किसे निर्वचनात्मक विधि कहते हैं। तो इस तरह से वेबर की हम लोगों ने यहाँ सामाजिक क्रिया की व्याख्या को भी देखा कि उनके अनुसार निर्वचनात्मक विधि मतलब क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my channel and also press bell icon.